हेलो गाइस, वेलकम टू मशीन लर्निंग टेक्निक्स वीडियो लेक्चर सीरीज़। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको मशीन लर्निंग टेक्निक्स की यूनिट फर्स्ट कवर कराने वाला हूँ। मशीन लर्निंग टेक्निक्स की जो फर्स्ट यूनिट है वो इंट्रोडक्शन देती है मशीन लर्निंग के बारे में। सबसे पहले समझते हैं कि भाई लर्निंग क्या होती है। लर्निंग एक ऐसा प्रोसेस है दैट लीड्स टू चेंज। वो कैसे होता है? एक्सपीरियंस की वजह से। मीन्स हम कुछ एक्सपीरियंस करते हैं और उससे कुछ सीखते हैं, उसको हम लर्निंग बोलते हैं। जिससे क्या इंप्रूव हो जाता है? हमारी परफॉर्मेंस इंप्रूव हो जाती है कि अगर हम उस सेम टाइप की प्रॉब्लम से आगे को कभी फेस करेंगे तो हम इजीली उसको टैकल कर सकते हैं। तो ये लर्निंग होती है। मीन्स लर्निंग मीन्स इट्स ए प्रोसेस दैट लीड्स टू चेंज विच ऑकर्स एज अ रिजल्ट ऑफ एक्सपीरियंस एंड इंक्रीजेस द पोटेंशियल फॉर इम्प्रूव परफॉर्मेंस एंड फ्यूचर लर्निंग। लर्निंग के साथ थ्री मेजर इश्यूज होते हैं जो लर्निंग को अफेक्ट करते हैं। सबसे पहले कंपोनेंट ऑफ द परफॉर्मेंस एलिमेंट। कंफॉर्मेंस जो उसके परफॉर्मेंस एलिमेंट के कंपोनेंट्स हैं वो अफेक्ट करेंगे। दूसरा फीडबैक क्या है कंपोनेंट का, वो अफेक्ट करेगा। फिर रिप्रेजेंटेशन ऑफ कंपोनेंट। अब कुछ इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स होते हैं लर्निंग के लिए। सबसे पहला तो एक्विजिशन ऑफ न्यू नॉलेज। मतलब भाई सीख रहे हो तो कुछ नया नॉलेज भी तो होना चाहिए ना। तो नया नॉलेज को ही तो एक्वायर कर रहे हो जब उसको सीख रहे हो। पहला कंपोनेंट है। तो दूसरा प्रॉब्लम सॉल्विंग। अगर उस तरीके की प्रॉब्लम आपके सामने आती है कुछ चीज़ सीखने के बाद तो आप उसको इजीली टैकल कर सकते हो। तो ये इसके दो कंपोनेंट्स होते हैं। फिर तीसरी बात करते हैं परफॉर्मेंस मेजर्स फॉर लर्निंग। परफॉर्मेंस मेजर फॉर लर्निंग कैसे चार हैं, ठीक है। जनरलिटी, एफिशिएंसी, रोबस्टनेस, ईज ऑफ इम्प्लीमेंटेशन। जनरलिटी, एफिशिएंसी और रोबस्टनेस को हम कलेक्टिवली एफिकेसी भी बोल सकते हैं, एफिशिएंसी, ठीक है, एफिकेसी होते हैं। जनरलिटी मतलब सेल्फ अडेप्टिंग, मीन्स आप कैसी भी सिचुएशन में डाल दो वो खुद से ही ढलना स्टार्ट कर देगी। एफिशिएंसी मतलब भाई उसका काम करने का जो तरीका है वो, मीन्स कितने एफिशिएंटली वो काम कर पा रहा है। ये सारी चीज़ें हैं। अब टाइप्स ऑफ लर्निंग, बेसिकली तीन टाइप्स ऑफ लर्निंग होती हैं, सुपरवाइज्ड, अनसुपरवाइज्ड एंड रीइंफोर्समेंट लर्निंग। इनको हम पढ़ने वाले हैं। सुपरवाइज्ड लर्निंग और अनसुपरवाइज्ड लर्निंग के बीच का डिफरेंस समझिए। सुपरवाइज्ड लर्निंग जैसा कि आप नाम से समझ पा रहे हैं किसी के सुपरविजन में होती है। अनसुपरवाइज्ड लर्निंग मतलब जो किसी के सुपरविजन में नहीं हो रही है। सुपरवाइज्ड लर्निंग के अंदर हमारे पास एक लेबल्ड ट्रेंड लेबल डेटा होता है जो ऑलरेडी ट्रेंड है, उसके ऊपर हम कुछ काम कर रहे होते हैं। ये सुपरवाइज्ड लर्निंग और अनसुपरवाइज्ड लर्निंग ये मशीन लर्निंग के पार्ट्स हैं, ठीक है। तो तीन तरीके की मशीन लर्निंग होती है जैसे बताया था ये वीडियो में। कौन कौन सी? सुपरवाइज्ड, अनसुपरवाइज्ड और रीइंफोर्समेंट, ठीक है। अब देखिए सुपरवाइज्ड लर्निंग जो होती है यानी कि एसएल और यूएल, ये परफॉर्म होती है ट्रेंड यूजिंग लेबल डेटा, और ये ट्रेन होती है अनलेबल डेटा के ऊपर। इसमें फीडबैक लेती है वो सिस्टम से कि क्या जो मैं प्रेडिक्ट कर रही हूँ कुछ इन्फॉर्मेशन वो करेक्ट है या नहीं है। अनसुपरवाइज्ड कोई फीडबैक देती नहीं है। सुपरवाइज्ड लर्निंग आउटपुट प्रेडिक्ट कर देती है। अनसुपरवाइज्ड लर्निंग हिडन पैटर्न को फाइंड करती है, ठीक है। सुपरवाइज्ड लर्निंग जो होती है ना उसमें अंदर इनपुट डेटा प्रोवाइडेड होता है अलॉन्ग विद आउटपुट। सुपरवाइज्ड लर्निंग के पास केवल इनपुट डेटा होता है और उसकी वजह से वो आउटपुट देता है, ठीक है। मीन्स इट इज प्रोवाइडेड ऑन मशीन लर्न्स बाय इटसेल्फ। एक छोटे से एग्जांपल समझिएगा। जैसे कुछ सिस्टम है उसके अंदर अगर हम डेटा दे देते हैं कि ये एप्पल है, ये बनाना है, कोई भी फ्रूट्स के नेम दे देते हैं, उसके अंदर डेटा है कि उसको पहचानना आता है, तो उसके पास अगर कोई ऐसी कोई पूछेगा कि भाई ये चीज़ है तो वो बता देगा कि ये एप्पल है। लेकिन अगर किसी कंप्यूटर सिस्टम को हम ये बताएं ना और वो खुद से सीखे तो वो अनसुपरवाइज्ड लर्निंग हो जाएगी, ठीक है। सुपरवाइज्ड लर्निंग को हम कैटेगराइज कर सकते हैं क्लासिफिकेशन और रिग्रेशन में। क्लासिफिकेशन और रिग्रेशन मैंने इसलिए ब्लैक में लिखा है ताकि मैं आपको बता सकूं क्लासिफिकेशन रिग्रेशन क्या होता है। मैं आपको फर्दर वीडियो में पढ़ेंगे। इसको हम क्लस्टरिंग और एसोसिएशन में पढ़ने वाले हैं। कैटेगराइज इनटू क्लस्टरिंग एंड एसोसिएशन। एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा हाई होती है सुपरवाइज्ड लर्निंग की। अनसुपरवाइज्ड लर्निंग की एक्यूरेसी थोड़ी कम होती है। यूज्ड वेयर इनपुट एंड आउटपुट इज प्रोवाइडेड। सुपरवाइज्ड लर्निंग वहाँ पे यूज़ होती है जहाँ पे इनपुट और आउटपुट प्रोवाइडेड होता है, और जो हमारी अनसुपरवाइज्ड लर्निंग है वो वहाँ पे प्रोवाइड होती है जहाँ पे हमारे पास इनपुट होता है और हमको आउटपुट फाइंड करना होता है विद एक्सपीरियंस। ये होती है हमारी सुपरवाइज्ड और अनसुपरवाइज्ड लर्निंग के बीच का डिफरेंस। अब हम रीइंफोर्समेंट लर्निंग पढ़ते हैं। रीइंफोर्समेंट लर्निंग जो होती है ये एक फीडबैक बेस्ड लर्निंग होती है, ठीक है। ये एक ऐसी स्टडी जिससे हम ये पता लगा सकते हैं कैसे हमारा आर्टिफिशियल सिस्टम जो होगा वो सीखेगा कि कैसे वो अपने बिहेवियर को ऑप्टिमाइज कर सकता है। और इस लर्निंग के अंदर हमको रिवार्ड्स और पनिशमेंट्स मिलते हैं। समझिएगा भाई, अगर कोई एक बंदा है उसने कुछ अच्छा काम किया तो उसको पॉजिटिव रिवार्ड मिल जाएगा, लेकिन उसने कुछ गलत काम किया
तो उसको क्या मिलेगा, उसको एक नेगेटिव रिवार्ड मिलेगा जिसको हम पनिशमेंट बोलते हैं। तो इसमें रिवार्ड और पनिशमेंट दी जाते हैं। ये कैसी लर्निंग होती है, ये फीडबैक बेस्ड लर्निंग होती है। इसके अंदर फीडबैक तो होता ही है, समझिएगा। इसके अंदर हिट और ट्रायल प्रोसेस होता है, और जब कोई बंदा अपना नेक्स्ट एक्शन तब परफॉर्म करेगा, एजेंट जो है हमारा, जब उसको अपने प्रीवियस जो एक्शन था उससे कुछ पॉजिटिव आउटपुट मिल जाएगा। वो प्रीवियस एक्शन को देखता है कि भाई उस एक्शन में मेरे को नेगेटिव आउटपुट मिला था, या पनिशमेंट मिली थी, या पॉजिटिविटी मिली थी, ये उसके हिसाब पे काम करता है। ठीक है, जैसे एक बच्चा होता है, एग्जाम्पल समझिए, बच्चा चलता है, जब वो गिर जाता है तो उसके लिए नेगेटिव होता है कि मतलब वो ऐसे रिपीट नहीं करेगा उस तरह से चलने का, लेकिन वो फिर चलता है और सही चल जाता है, मीन्स अच्छे से चल पाता है, तो उसके लिए एक पॉजिटिव रिवार्ड होगा। जैसे आप कभी कुछ गलत काम करते हो और आपको उसकी पनिशमेंट मिलती है, तो आप दोबारा से उस काम को रिपीट नहीं करते हो ना, तो मीन्स उसको आपको पनिशमेंट मिल गया तो आप उसको रिपीट नहीं करोगे और उससे कुछ सीख लोगे। तो यही रीइंफोर्समेंट लर्निंग का बेसिकली फंडा होता है। ये रोबोटिक्स के अंदर काम आती है, क्योंकि रोबोट क्या करता है, वो भाई अपनी गलतियों से सीखता जाता है। रीइंफोर्समेंट लर्निंग इसलिए काम आती है रोबोटिक्स के अंदर। बेसिकली कुछ टर्म्स यूज होते हैं हमारे रीइंफोर्समेंट लर्निंग के अंदर। एजेंट जो बंदा कुछ काम कर रहा है, एनवायरनमेंट जहाँ पे वो काम कर रहा है, एक्शन मीन्स क्या काम कर रहा है, स्टेट मतलब कि भाई कौन सी स्टेट, रिवार्ड वगैरह जो है ये होता है पॉलिसी किसके तहत, जैसे कि है ना वैल्यू की वैल्यू, ये आपके लिए टर्म्स यूज होते हैं आरएल के अंदर। चलिए अब बात करते हैं वेल डिफाइंड लर्निंग प्रॉब्लम्स की। वेल डिफाइंड लर्निंग प्रॉब्लम्स को समझने से पहले आपको ये समझना होगा कि कौन कौन से स्टेप्स हमारे पास फॉलो करने होते हैं जब हम कोई भी सिस्टम को डिज़ाइन करने होते हैं या लर्निंग सिस्टम को डिज़ाइन कर रहे होते हैं। सबसे पहले तो हमको जो हम लर्निंग टास्क है उसके बारे में क्लैरिटी होनी चाहिए। दूसरा, हमको एक मॉडल चूज़ कर लेना चाहिए, सुटेबल सेट ऑफ लर्निंग डेटा, उसको चूज़ कर लेना चाहिए। फिर हमको डिवाइड द डेटा करना चाहिए, मीन्स डेटा जो भी हमारे पास डेटा आया है उसको डिवाइड करना चाहिए सब क्लासेस के अंदर, ताकि हम ईजिली हर क्लास को ईजिली अंडरस्टैंड कर सके हमारा मशीन जो है। ठीक है, फिर एक नॉलेज रिप्रेजेंटेशन हमको डिटरमाइन करनी चाहिए, और जो हमारा डेटा मॉडल है, जो वो ट्रेन डेटा के ऊपर काम करता है, तो वो कुछ परफॉर्मेंस देता है ना, उस परफॉर्मेंस को हमें एक्सपर्ट की परफॉर्मेंस से कंपेयर करना होगा, ताकि हमको ये पता लगा सकते हैं, ये प्रेडिक्शंस कर सकें हम कि हमारा जो लर्निंग मशीन है वो काम सही कर रहा है या नहीं कर रहा है, और उस जो अपने परफॉर्मेंस दे रहा है ना, उसके बेसिस पे वो खुद से ही लर्न करके अपनी परफॉर्मेंस को बूस्ट कर दे। ठीक है, फिर हमको फाइनल डिज़ाइन देना है। इस तरीके से हमारी जो लर्निंग सिस्टम है वो डिज़ाइन हो जाता है। ठीक है, इसको हम इस तरीके से समझ सकते हैं। सबसे पहले तो हमको चूज़ करना होगा ट्रेनिंग एक्सपीरियंस, फिर टारगेट फंक्शन को चूज़ करते हैं, फिर रिप्रेजेंटेशन करते हैं हम टारगेट फंक्शन का, फिर अप्रॉक्सीमेशन एल्गोरिदम को भी चूज़ फंक्शन अप्रॉक्सीमेशन एल्गोरिदम, उसके बाद फाइनल डिज़ाइन दे देते हैं। ये हमारे बेसिक स्टेप्स होते हैं जब हम कोई भी लर्निंग सिस्टम को डिज़ाइन कर रहे होते हैं। आई होप आपको समझ गया होगा। बात कर लेते हैं वेल डिफाइंड लर्निंग प्रॉब्लम की। तो हमारा वेल डिफाइंड लर्निंग प्रॉब्लम जो होता है वो TPE पर बेस्ड होता है। T डिनोट करता है टास्क को, P परफॉर्मेंस को, और E एक्सपीरियंस को। मीन्स कोई जो हमारी लर्निंग प्रॉब्लम होगी वो कुछ टास्क परफॉर्म करेगी, किसके बेसिस पे, कुछ अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे। वो पुराने एक्सपीरियंस का यूज़ करके कोई टास्क करे, अपना कोई काम करेगी, टास्क करेगी, और कुछ परफॉर्मेंस देगी या कुछ परफॉर्म करेगी। अगर उसका परफॉर्मेंस उसके एक्सपीरियंस से बेहतर है तो वो अपने एक्सपीरियंस को अपग्रेड कर देगा, ताकि वो फ्यूचर में जब उस प्रॉब्लम से टैकल हो तो और एक्यूरेसी से उस प्रॉब्लम से टैकल कर पाए। ठीक है, मतलब जैसे कि अब समझिए, जैसे भाई जब आपने फर्स्ट टाइम पेन पकड़ा था तो आपसे सही से नहीं पकड़ा गया था, आपकी राइटिंग बेकार आई थी, तो आपने प्रैक्टिस की और आपकी राइटिंग अच्छी हो गई। इसी तरीके से ये करता है कि टास्क को परफॉर्म कर रहा है एक्सपीरियंस से, पुराने एक्सपीरियंस से, कि मतलब ऐसे लिखता था तो राइटिंग बेकार आती थी, अब कुछ नई तरीके से ट्राई कर रहा हूँ, ठीक है, इस तरीके से लिखूंगा। तो वो इसी तरीके पर बेस होती है वेल डिफाइंड लर्निंग प्रॉब्लम। आई होप आपको समझ गए होगा अब तक। दोस्तों, अगर आपने मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और शेयर करें, और कमेंट में जरूर बताएं कि आपको समझ आया नहीं आया। रोल ऑफ वेल डिफाइंड लर्निंग प्रॉब्लम्स इन मशीन लर्निंग। भाई हम वेल डिफाइंड लर्निंग प्रॉब्लम्स को क्यों पढ़ रहे हैं मशीन लर्निंग के अंदर? ताकि हम स्पीच रिकॉग्निशन को अच्छी तरीके से कर सकें, व्हीकल्स को ऑटोमेट कर सकें ताकि वो खुद से काम कर पाएँ, कुछ वर्ल्ड क्लास गेम्स को खेल सकें। मतलब बहुत सारे चीज़ें हैं जिनके लिए हम मशीन लर्निंग के अंदर वेल डिफाइंड लर्निंग प्रॉब्लम्स को पढ़ते हैं। उनका रोल यही होता है कि वो कुछ बेहतर दे सकें, कुछ अच्छा प्रोवाइड कर सकें। चलिए आप समझते हैं मशीन लर्निंग क्या होती है। मशीन लर्निंग एक ऐसी एप्लीकेशन है आर्टिफिशियल लर्निंग की जो सिस्टम को क्या प्रोवाइड कराती है,
एबिलिटी टू लर्न ऑटोमेटिकली एंड इम्प्रूव फ्रॉम एक्सपीरियंसेस ऑन इट्स ओन एंड टू गिव बेटर रिजल्ट इन फ्यूचर। मतलब मशीन लर्निंग क्या करता है, मशीन लर्निंग ऑटोमेटेड लर्निंग को जनरेट करता है, मशीन खुद से लर्न कर रही होती है यहाँ पे, ठीक है, और अपनी परफॉर्मेंस के ऊपर जो मतलब उसकी एक्सपीरियंस है उसके ऊपर काम करके वो एक अच्छा रिजल्ट देती है, ठीक है। मशीन लर्निंग ये होती है। मशीन लर्निंग इज एन एप्लीकेशन ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दैट प्रोवाइड सिस्टम द एबिलिटी टू लर्न ऑटोमेटिकली एंड इम्प्रूव फ्रॉम एक्सपीरियंस ऑन इट्स ओन एंड टू गिव बेटर रिजल्ट इन फ्यूचर। एप्लीकेशन ऑफ मशीन लर्निंग कौन कौन से, स्पीच रिकॉग्निशन, इमेज रिकॉग्निशन, मेडिकल डायग्नोसिस, स्टैटिस्टिकल लर्निंग या ट्रेडिंग वगैरह के लिए जो स्टैटिक्स यूज़ की जाती है उसके लिए। अब एडवांटेजेस क्या है मशीन लर्निंग के, भाई ये इजीली आइडेंटिफाई कर देती है हमारे डेटा के अंदर ट्रेंड्स और पैटर्न को, ताकि इजीली कोई प्रॉब्लम अगर आ रही है फ्यूचर के अंदर तो उसको इजीली टैकल कर पाए। ऑटोमेशन मींस व्हीकल ऑटोमेशन के लिए काम कर सकती है मशीन लर्निंग, ये ऑटोमेटेड प्रोसेस जनरेट कर सकती है। इसके अंदर कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट होता रहता है क्योंकि ये भाई खुद से लर्न कर रही होती है, मशीन खुद को ही सिखा रही होती है, और ये मल्टी वैरायटी ऑफ डेटा को हैंडल कर सकती है। इसके एडवांटेजेस होती हैं। डिसएडवांटेजेस मतलब भाई टाइम कंज्यूमिंग होती है क्योंकि यार बहुत टाइम लगा देती है किसी डेटा को समझने के लिए। दूसरा, इसके लिए बहुत ज़्यादा डेटा चाहिए, इसको सिखाने के लिए ना बहुत ज़्यादा डेटा चाहिए ताकि ये कुछ अच्छा रिजल्ट दे पाए। फिर भाई इसकी एरर्स के लिए सस्पेक्टेबिलिटी ज़्यादा होती है क्योंकि भाई ये सीख ही तो रही है मशीन लर्निंग। एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक हमारी यूनिट 1 में है आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क। आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क जैसे कि आप नाम से समझ पा रहे होंगे, एक न्यूरल नेटवर्क होता है। जैसे हमारा ह्यूमन ब्रेन का हमारी बॉडी के अंदर न्यूरल नेटवर्क है ब्रेन की तरह, जो हमारे 6 सेंसेस पर काम करता है। उसके अंदर कुछ इनपुट दे रहे हैं हम, फिर उसके बाद आउटपुट मिल रहा है। वैसे ही आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क इसलिए डिज़ाइन किया गया है ताकि जो हमारी मशीन है वो ह्यूमन ब्रेन की तरह काम कर सके। मीन्स इट इज़ लाइक द ह्यूमन न्यूरल नेटवर्क दैट वर्क्स ऑन सेंसेस। न्यूरल नेटवर्क इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज ए मैथड दैट प्रोसेस डेटा इन वे दैट इज प्रोसेस्ड बाय ह्यूमन ब्रेन। ये डेटा को इस तरीके से प्रोसेस करता है जैसे कि हमारे ह्यूमन ब्रेन प्रोसेस कर रहा होता है। तो इसमें क्या होता है, इसमें नोड्स हो रही होती हैं, जैसे कि हमारे आपने डेंड्राइट वाला पढ़ा होगा ना, जो हमारे नर्व्स होती हैं उसमें नर्व की क्लासिफिकेशन तो पढ़ी होगी ना। नोड्स है, इनपुट है, यहाँ पे हमारा कुछ फंक्शन हो रहा है, आउटपुट होता है। तो आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क जो है हमारा वो बिल्कुल सिमिलरली ही हमारे जो बायोलॉजिकल न्यूरल नेटवर्क है उस पर डिपेंड होता है। आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क को आप डीपली जब मैं बताऊंगा आपको, जब मैं यूनिट 4 पढ़ा रहा हूँ ना तब बताऊंगा, एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा इसके लिए भी, जहाँ पे हम आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क के बारे में ही बात कर रहे होंगे। आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क के अंदर इनपुट लेयर्स होती हैं, हिडन लेयर्स होती हैं और आउटपुट लेयर्स होती हैं। मीन्स बेसिकली 3 लेयर होती हैं। इनपुट लेयर जिसके अंदर इनपुट दे रहे होते हैं, जो कि ये वाली लेयर है। हिडन लेयर ये वाली होती है जहाँ पे सारी कैलकुलेशन हो रही होती है। आउटपुट लेयर होता है जहाँ पे हमको आउटपुट मिल रहा होता है। अब हम बात करने वाले क्लस्टरिंग की। एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्लस्टरिंग। एक अनसुपरवाइज लर्निंग होती है। क्लस्टरिंग के अंदर क्या होता है भाई, हमारे पास बहुत सारा डेटा लगा हुआ है, उसको हम क्लासेस में डिवाइड कर देते हैं, मतलब उसको ग्रुप्स में डिवाइड कर देते हैं, और हर ग्रुप के पास ना एक सिमिलर डेटा होता है, मतलब सेम डेटा होता है, जो कि अदर ग्रुप से डिसिमिलर होता है। मीन्स क्लस्टरिंग इज अ टाइप ऑफ अनसुपरवाइज्ड लर्निंग। Clustering is task of dividing the population or data into a number of groups. Each group have some same data type of data different from the other group. ये डेटा स्ट्रक्चर को फाइंड करने के लिए काम आती है और पैटर्न को फाइंड करने के काम आती है अनलेवल्ड डेटा में। मान के चलो हमारे पास बहुत सारा डेटा पड़ा हुआ अनलेवल्ड है, उसके अंदर जो हमारी क्लस्टरिंग है ना, इसके हम बेसिस पर अपने डेटा स्ट्रक्चर के अंदर पैटर्न को फाइंड कर सकते हैं। जैसे हमारे पास ये डेटा स्ट्रक्चर दिया हुआ है, इसमें अलग अलग तरीके के डेटा दिया हुआ है। अगर हम इसको क्लस्टर कर दें, सिंपल टाइप के डेटा के ला दें, तो इसको हम क्लस्टरिंग बोलेंगे। मीन्स ये वाला डेटा कुछ अलग तरीके का, ये वाला डेटा कुछ अलग तरीके का, ये वाला डेटा कुछ अलग तरीके का है, और ये वाला डेटा कुछ अलग तरीके का है। मतलब इसमें जो कंपोनेंट्स हैं वो सिमिलर है, इस वाले कंपोनेंट में भी कुछ कंपोनेंट सिमिलर हैं। तो इसको हम क्लस्टर की फॉर्म में डाल देते हैं ताकि हम फ्यूचर के अंदर जब हमारा डेटा यूज़ किया जाए तो सिमिलर टाइप की जो क्लस्टर है उससे हमारा डेटा मैच हो जाए और हम ईजिली अपनी मशीन लर्निंग को परफॉर्म कर पाएँ। एप्लीकेशन ऑफ क्लस्टरिंग, डेटा रिडक्शन। भाई डेटा रिडक्शन के लिए काम आती है, हाइपोथेसिस जनरेशन के लिए काम आती है, हाइपोथेसिस टेस्टिंग के लिए काम आती है, और प्रेडिक्शन बेस्ड ऑन ग्रुप्स के लिए काम आती है। मतलब बहुत सारा डेटा है उसको रिड्यूस करने के लिए काम आती है डेटा क्लस्टरिंग के अंदर। डेटा कंप्रेशन को परफॉर्म करता है डेटा रिडक्शन के अंदर, ठीक है। हाइपोथेसिस जनरेशन की क्या होता है कि हाइपोथेसिस देती है, ये हाइपोथेसिस जनरेट करती है, और हाइपोथेसिस टेस्टिंग के अंदर ये वेरिफिकेशन करती है हम जो हमने हाइपोथेसिस दी थी उसको वेरीफाई करने के लिए काम आती है। ये इसका बेसिक एप्लीकेशन होती है क्लस्टरिंग की। अब बहुत सारी क्लस्टरिंग टेक्निक्स होती हैं। बेसिकली 2 टाइप्स की क्लस्टरिंग टेक्निक्स होती हैं, एक हायरार्किकल, एक पार्टीशनल।
और हायरार्किकल को हम फर्दर डिवाइड कर सकते हैं 2 पार्ट्स में, और पार्टिशनल को भी हम कितने पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं? 4 पार्ट्स में। जो हमारी हायरार्किकल होती है उसमें डिविजिव आता है और एग्लोमेरेटिव आता है। पार्टिशनल में सेंट्रोइड, मॉडल बेस्ड, ग्राफिक थियोरेटिकल और स्पेक्ट्रल। अब इनको हम एक एक करके पढ़ेंगे। अब क्लस्टरिंग टेक्निक्स के अंदर हम बात करते हैं हायरार्किकल की। हायरार्किकल जो होता है ये एक मेथड होता है जो कि डेटा ऑब्जेक्ट्स को की ग्रुपिंग करता है इनटू ए ट्री ऑफ क्लस्टर्स। ठीक है, ये बेसिकली 2 टाइप्स का होता है, डिविजिव और एग्लोमेरेटिव। एग्लोमेरेटिव जो होता है एक बॉटम अप स्ट्रेटेजी होती है जिसमें हर ऑब्जेक्ट्स को उसकी क्लस्टर के अंदर डाला जाता है और फिर क्लस्टर्स को मर्ज किया जाता है ताकि इन क्लस्टर्स को बड़ा से बड़ा किया जा सके, ताकि जब तक कि एक सिंगल कैरेक्टर नहीं बन जा सकता है। तो ये एग्लोमेरेटिव में होता है। दोस्तों मैं बताऊंगा कि आप जो है अपनी क्वांटम का क्वेश्चन नंबर 1.17 एक बार रेफर कर लीजिएगा इस टॉपिक को पढ़ने के लिए। ठीक है, आपको बेहतर समझ में आ जाएगा। डिविजिव जो क्लस्टरिंग है ये एक टॉप डाउन स्ट्रेटेजी होती है। पार्टिशनल क्लस्टरिंग क्या होती है? इसमें भाई हम इनिशियल सेट ऑफ नंबर ऑफ पार्टीशंस करते हैं और हर पार्टीशन को क्लस्टर से रिप्रेजेंट किया जाता है। 2 टाइप की होती है, सेंट्रोइड बेस्ड और मॉडल बेस्ड क्लस्टरिंग। तो ये आप अपने क्वांटम से कर लीजिएगा, आप इजीली समझ पाएंगे। चलिए बात करते हैं डिसीजन ट्री क्या होता है। डिसीजन ट्री इट इज़ अ फ्लो चार्ट स्ट्रक्चर। ये फ्लो चार्ट स्ट्रक्चर है जिसमें हर इंटरनल नोड जो होती है वो रिप्रेजेंट करती है टेस्ट ऑन अ फीचर, और ईच लीफ नोड रिप्रेजेंट्स ए क्लास लेवल एंड ब्रांचेस रिप्रेजेंट कंजक्शन ऑफ फीचर्स दैट लीड टू दोज क्लास लेवल्स। डिसीजन ट्री मतलब एक डिसीजन बेस्ड ट्री होता है। ठीक है, इट इज़ पॉपुलर फॉर क्लासिफिकेशन एंड प्रेडिक्शन। ये क्लासिफिकेशन और प्रेडिक्शन के लिए यूज़ किया जाता है। दोस्तों मैं आपसे फिर बोलूँगा अपनी क्वांटम लेकर बैठो ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए सारी चीज़ें। तो क्वांटम से रेफर ज़रूर करना कि क्या है क्या नहीं है, आपको समझ में आ जाएगा। ये एक प्रेडिक्टिव मॉडलिंग अप्रोच होती है जो कि स्टैटिस्टिक्स में यूज़ की जाती है ताकि हम डेटा को प्रेडिक्ट कर सकें, डेटा माइनिंग कर सकें, मशीन लर्निंग कर सकें। इसलिए अब समझते हैं क्लासिफिकेशन क्या होता है। क्लासिफिकेशन एक पैटर्न रिकॉग्निशन की फॉर्म होती है जो कि सुपरवाइज लर्निंग के अंडर में आती है। इस टाइप की लर्निंग में हम डेटा को ग्रुप करते हैं इनटू क्लास लेवल्स और हर क्लास के कुछ एट्रीब्यूट्स होते हैं। इन दिस टाइप वी हैव नोन नंबर ऑफ क्लासेस, मतलब हमारे पास ऑलरेडी नंबर ऑफ क्लासेस नोन होते हैं हमारे लिए और हमको डेटा दिया हुआ होता है और हमको इसको क्लासीफाई करना होता है अपने इनपुट डेटा को। एग्जाम्पल के समझिएगा, जैसे हमारे पास ये 3 क्लासेस ऑलरेडी नोन है और हमारे पास कोई डेटा है। अब हमको एट्रीब्यूट्स के सिमिलर एट्रीब्यूट्स के बेस पे ना इनको क्लासीफाई करना है और हमको फिर इस तरीके से कुछ क्लासिफिकेशन करने के बाद हमारे पास डेटा कुछ इस तरीके से आ जाता है। ठीक है, ये तो हमारे क्लासिफिकेशन। अब एक बेसियन बिलीफ नेटवर्क होता है, ये जॉइंट कंडीशनल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन को स्पेसिफाई करता है। इसको हम बिलीफ नेटवर्क भी बोलते हैं और हम बेसियन नेटवर्क मतलब यूज ट्रेन्ड बायसियन नेटवर्क फॉर क्लासिफिकेशन। ये क्लासिफिकेशन के अंडर में आता है। इट प्रोवाइड्स ए ग्राफिकल मॉडल ऑफ कैजुअल रिलेशनशिप ऑन विच लर्निंग कैन बी परफॉर्म्ड। ये ग्राफिकल मॉडल देता है जिससे कि हम लर्निंग कर सकें, जैसे कि डायरेक्ट एसाइक्लिक ग्राफ होता है। इसके 2 कंपोनेंट्स हैं, डायरेक्ट एसाइक्लिक ग्राफ और कंडीशनल प्रोबेबिलिटी टेबल। जो हमारा डायरेक्ट एसाइक्लिक ग्राफ है वो ग्राफ की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहा है जहाँ पे हमारे पास एरोज की फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन होता है। ठीक है, जैसे ये डॉक्टर्स बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। ठीक है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी टेबल में इसमें टेबल बनता है कि भाई वो बंदा वाकई में मतलब कुछ है, कंडीशनल्स के हिसाब से एक टेबल बनता है, इसमें ही होता है। इसलिए मैं आपसे बोलूँगा प्लीज़ रेफर क्वेश्चन नंबर 1.22 फ्रॉम योर क्वांटम। ठीक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है सपोर्ट वेक्टर मशीन। ये एक मशीन लर्निंग एल्गोरिथम होता है जो कि डेटा को एनालाइज करता है ताकि क्लासिफिकेशन और रिग्रेशन एनालिसिस कर सके उस डेटा के ऊपर। ये एक सुपरवाइज लर्निंग मेथड होता है जो कि डेटा को देखता है और उसको सॉर्ट कर देता है 1 और 2 कैटेगरीज में। इसकी एप्लीकेशन क्या है? टेक्स्ट क्लासिफिकेशन, इमेज क्लासिफिकेशन, बायोलॉजिकल साइंसेस एटसेट्रा। फिर उससे अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारे पास आता है जेनेटिक एल्गोरिथम। दोस्तों ये जो टॉपिक है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको रेफर करना अपनी क्वांटम से 1.24 क्वेश्चन से। ये बोथ कंस्ट्रेंट और अनकंस्ट्रेंट ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का काम आता है और ये नेचुरल लर्निंग के ऊपर, ये नेचुरल सिलेक्शन के ऊपर बेस्ड होता है। इसके फ्लो चार्ट बनता है, ये फ्लो चार्ट इसमें फ्लो चार्ट बनता है और उसके फ्लो चार्ट के अंदर 3 चीज़ें होती हैं, 3 रूल्स होते हैं, सिलेक्शन रूल, क्रॉसओवर रूल और म्यूटेशन रूल। प्लीज़ आपसे ये दोबारा से कहूँगा कि अपनी क्वांटम को लेके बैठिएगा और ये क्वेश्चन रेफर करिएगा वहाँ से। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए।
अब बात करते हैं इश्यूज़ रिलेटेड विद मशीन लर्निंग। सबसे पहले इशू है डेटा क्वालिटी। कोई गारंटी नहीं है मशीन लर्निंग की कि वो एक्यूरेट डेटा दे, क्योंकि उसकी जो डेटा की जो क्वालिटी होगी ना, एक्यूरेसी जो होगी, वो जो उसको डेटा प्रोवाइड होता है उसकी क्वालिटी के ऊपर डिपेंड होता है। इसलिए इसके अंदर डेटा क्वालिटी का कोई मतलब गारंटीड नहीं होती है, ट्रांसपेरेंसी नहीं होती है इसके अंदर, ठीक है। मीन्स इसको पता नहीं होता है कैसे काम करने वाला है, किस तरह, मतलब हाउ वेल द मशीन विल वर्क, मैन पावर। डेटा साइंस और मशीन लर्निंग का डिफरेंस, ये एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और आखिरी टॉपिक है हमारे यूनिट फर्स्ट का। डेटा साइंस का मतलब क्या होता है? डेटा साइंस एक कंसेप्ट है जो कि बिग डेटा को टैकल करने के लिए की जाती है। इसमें डेटा क्लींसिंग, प्रिपरेशन और एनालिसिस होता है। मशीन लर्निंग क्या? मशीन लर्निंग के अंदर हम क्या करते हैं, हम एक एल्गोरिदम लेते हैं टू यूज डेटा। वी हैव एल्गोरिथम टू यूज डेटा एंड लर्न फ्रॉम इट, और उस लर्निंग के बेस पे हम फ्यूचर प्रॉब्लम्स जो होंगी ना उनको ईजिली टैकल कर पाएंगे। डेटा साइंस के अंदर डेटा ऑपरेशन होता है। मशीन लर्निंग जो होता है वो एआई का सबसेट है। डेटा साइंस डील्स विद स्ट्रक्चर्ड एंड अनस्ट्रक्चर्ड डेटा, और जो हमारा मशीन लर्निंग है उसके लिए हमको स्टैटिस्टिकल मॉडल्स की ज़रूरत पड़ती है। डेटा साइंस फ्रॉड डिटेक्शन में, हेल्थ केयर एनालिसिस में काम आता है। मशीन लर्निंग हमारा रिकमेंडेशन सिस्टम जैसे कि यूट्यूब रिकमेंडेशन होती है, और फेशियल रिकॉग्निशन के लिए काम आता है। आई होप गाइज आपको यूनिट फर्स्ट की वीडियो समझ में आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टडी फॉर सब।